हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रूल्स रेगुलेशंस जो हैं, रूल्स रेगुलेशन नहीं, नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो है वो देख लिया है एलिवेटेड टैंक का। एलिवेटेड टैंक कहें या ओवरहेड टैंक कहें, बात वही है, बराबर है। उसमें भी कई टाइप ऑफ टैंक थे जिसमें आप लोगों को दो कैटेगरी जो है वो सीखनी है। एक इंच टैंक सीखना है जो सबसे टिपिकल होता है, और जो पानी की टंकी आप लोगों को दिखती है बॉयज़ हॉस्टल जहाँ पे बॉयज़ खेलते हैं, उस ग्राउंड में जहाँ पर आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, गर्ल्स हॉस्टल के सामने जो है कॉलेज के एंट्रेंस के पास में, ठीक है। वो उस ग्राउंड में जो पानी की टंकी है वो इंच टैंक है। और दूसरा जो टैंक का टाइप है, जो अभी जो हमने देखा है कि जो अपर स्लैब होगी वो डोम की बनाई जाएगी, और नीचे जो है वो हॉरिजॉन्टल स्लैब बना होगा बेस पे। वो केस आप लोगों को दो केसेस देखने हैं। तो जो दूसरा केस है उसके हम लोग रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट स्टेप में करना क्या है, डायमेंशंस टैंक की डिसाइड करनी है। तो अगर सीधे डायमेंशन मतलब डाया और हाइट वगैरह गिवन है तब तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड तरीका हो सकता है वॉल्यूम दे दिया जाए और हाइट दे दिया जाए। तो π/4 d² × h इक्वल टू वॉल्यूम, इसका यूज़ करके आप डाया ऑफ टैंक निकाल सकते हैं। या फिर हो सकता है आपको सिर्फ वॉल्यूम दे दिया जाए, तो हाइट आप अपनी ओर से एज्यूम करेंगे और फिर उसके रिस्पेक्ट में जो डाया आएगा वो आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक तो इतना काम हुआ। दूसरा काम आपको ये करना होता है कि आपको डिज़ाइन कांस्टेंट पता करने होते हैं। तो डिज़ाइन कांस्टेंट कौन कौन से हैं, सिग्मा CBC, सिग्मा ST और सिग्मा CT। ये तीनों वैल्यूज़ तो आपको मिल जाएंगी टेबल से ही, और बाकी कुछ और वैल्यूज़ हैं जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। जैसे m कैलकुलेट करना पड़ेगा 280/3 इंटू सिग्मा CBC, k की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी m इंटू सिग्मा CBC डिवाइड बाई m इंटू सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। j की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी j इक्वल टू 1 - k/3 और r इक्वल टू सिग्मा CBC बाई 2 इंटू j इंटू k, ठीक है। ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इतना काम आपने कर लिया तो आपका फर्स्ट स्टेप जो है पूरा हो जाता है। सेकेंड स्टेप में आपको जो आपका रूफ़ डैम है उसको डिज़ाइन करना है। तो रूफ़ डैम की डिज़ाइनिंग में कुछ पहले आपको डोम के बारे में कुछ चीज़ें आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद हम इस स्टेप की डिज़ाइनिंग बताएंगे। डोम है वो एक टाइप ऑफ जो है वो शेल होता है, शेल के टाइप का होता है। और रेगुलर कर्व, कोई भी कर्व यानी पैराबोला, सर्कुलर्स और स्फेरिकल, इलिप्टिकल, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो डोम जो है वो मेनली हमारा जो है कैसा होता है, इकोनॉमिक होता है एज़ कम्पेयर टू स्लैब। ये बहुत ही सस्ते में बन जाता है। सेम लोडिंग कैपेसिटी के लिए ये इकोनॉमिक सेक्शन क्रिएट करता है। और क्योंकि इसमें जो बेंडिंग मोमेंट होते हैं और शियर फोर्सेस होते हैं वो नेग्लेजिबल होते हैं, जो कि उसी लोड के लिए जो कि एक स्लैब में बहुत ज़्यादा होंगे। एक डोम जो है वो किस तरह से उसको एनालाइज किया जाता है, कई हॉरिजॉन्टल रिंग बीम्स को एक के ऊपर एक रखते हुए चले जाएं और वो जो रिंग बीम हैं उनका डाया जो है वो धीरे धीरे कम करते जाएंगे। अगर ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है तो उसे जो है वो डोम हम लोग मानते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जब एक रिंग बीम की बात आती है तो उसमें दो तरीके के फोर्सेस लगते हैं। एक हमारा हुप टेंशन होता है, और जिसे हम लोग हुप टेंशन होता है जो कि रेडियल डायरेक्शन में आउटवर्ड लगेगा, सर्कमफ्रेंशियल। और दूसरा होता है मेरीडियोनल थ्रस्ट होगा। तो मेरीडियोनल थ्रस्ट और हुप टेंशन का अगर आपको डायरेक्शन देखना है तो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए,
जैसे क्या होता है, ये जो हुप टेंशन है, तो अब इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हुप टेंशन जो है वो टेंशन ना होगा, कंप्रेशन लगता है, मतलब डायरेक्शन वही होती है लेकिन एक कंप्रेसिव होता है। मतलब एक पर्टिकुलर, अगर हम लोग जैसे देखिए हमने क्या किया हुआ है, हमने अगर देखें तो हमने एक ये रिंग बीम कवर की है, तो इस रिंग बीम में एक छोटा सा एलिमेंट देखा, तो ये जो है ये आपका हुप टेंशन हुप कंप्रेशन होगा, और ये जो है ये आपका मेरिडोनियल थ्रस्ट होता है। जैसे कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। तो ये बाकी ये हुप टेंशन वही है जो अभी आप, हुप कंप्रेशन वही है जो आपने हुप टेंशन से सीखा है, बस डायरेक्शन का डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। तो अब जो है, अब इनकी वैल्यूज़ कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए जो टी है वो क्या है, जो टी है वो क्या है, मेरिडोनियल थ्रस्ट है, मेरिडोनियल कंप्रेशन या मेरिडोनियल थ्रस्ट। तो उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं W इंटू आर डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, जिसमें से आर क्या होता है, आर जो है वो रेडियस, इसी का रेडियस होता है। किसका रेडियस होता है, जो डोम है उसका रेडियस होता है। अब डोम का रेडियस कैसे होगा, ये ज़रा थोड़ा जान लीजिए, ये चीज़ मिस हो गई। देखिए सपोज़ हमने ऐसे इतना पार्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इतना जो है ऐसे ऐसे इसके ऊपर ये डोम ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये डोम भी क्या होगा, किसी एक रेडियस से बना होगा ना, मतलब ऐसे इसको आर्च लगा के इसको ऐसे बनाया गया होगा, इसका सेंटर ये होगा ऐसे। तो अब ये एंगल जो है ये कितना भी हो सकता है। अभी अगर और बड़ा बनाना होता तो इसको स्क्वायर एक्सपेंड करके ऐसे ऐसे बना देते और फिर ऐसे वॉल्स आती, ठीक है। तो इसका हमें रेडियस भी निकालना पड़ता है। तो इसका रेडियस निकालने का क्या रूल्स है वो हम लोग देखेंगे बाद में। बहरहाल अभी जो यहाँ पर यूज़ होना है वो यही है कि मेरिडोनियल थ्रस्ट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें से स्मॉल w क्या है, टोटल यूडियल है, जिसके लिए हमारा जो डोम है वो डिज़ाइन होगा। अब जब डोम है तो ये डोम जो है किसके लिए डिज़ाइन होगा, लाइव लोड जो उस डोम के ऊपर आ सकता है प्लस उसका सेल्फ वेट, इसको हम लोग यूडीएल के फॉर्म में पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फिर हमें स्मॉल w की वैल्यू मिल जाएगी। आर क्या है, रेडियस ऑफ डोम है, और थीटा क्या है, थीटा अभी मैंने बनाया हुआ था ना, जिसको मैंने थीटा इंक्रीज़ किया था, मतलब वर्टिकल मिडिल में ही वर्टिकल लाइन, उससे जो इंड है डोम का वो किस एंगल पर है वो उसका थीटा हो जाएगा। तो टी का वैल्यू हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। इसी तरह हुप कंप्रेशन के लिए देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। इसमें से W इंटू आर आपको पता है, थीटा आपको पता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। अब अगर इसी H की वैल्यू या ये जो हुप टेंशन आ रहा है इसकी वैल्यू जो है निगेटिव आती है, तो वैल्यू जो है उसे हम लोग टेंशन बोलते हैं, तो हुप टेंशन, और अगर पॉजिटिव आता है तो हुप कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो अब ज़रा ये देख लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू तो कितना भी हो सकती है, 0 से लेकर 180 तक जा सकता है डोम के लिए। तो वैसे तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि 180 तक जाएगा, लेकिन फिर भी 0 से 180 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो 0 किसी एक जगह पे क्या होगा, देखिए होगा क्या, ऐसे देखिए ये हुप टेंशन है, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पर हमारा क्या है, थीटा इक्वल टू 0। जैसे जैसे हम इधर की साइड जाते हैं थीटा हमारा क्या होने लगता है, इंक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जबकि थीटा आपका 0 डिग्री है, तब सीधी बात है, जब थीटा 0 डिग्री है तो मतलब जो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आएगी, और इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी H की। जैसे जैसे आप वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाते हैं तो होता क्या है कि H की वैल्यू थोड़ा सा कम होती चली जाती है, तो एक टाइम आएगा जब H की वैल्यू जो हो जाएगी 0। यहाँ पर H की वैल्यू जो है वो हमें मिलती है मैक्सिमम, फिर इधर जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन पॉजिटिव तो रहती है। एक पॉइंट आता है जब उसकी वैल्यू हो जाती है 0 और आगे जाने पर H की वैल्यू हो जाती है निगेटिव। तो जब वैल्यू निगेटिव हो गई तो यानी इस पार्ट में ये जो हुप कंप्रेशन है, अब इसे हुप कंप्रेशन न कह के हुप टेंशन बोलेंगे, और मैक्सिमम से लेके 0 तक ये हुप कंप्रेशन रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव का क्या इफेक्ट होता है वो आपको पता ही है, डायरेक्शन मतलब प्लेस जहाँ पर एनफोर्समेंट रखना है उसका डिसाइड करने के लिए होता है,
ठीक है। तो अगर ये h की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो हूप टेंशन होगा, पॉजिटिव होगा तो हूप कंप्रेशन होगा, एक वैल्यू होगी जहाँ पर ये 0 होगा। तो सबसे पहले हम h की वैल्यू 0 करके थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा की वैल्यू ये डिसाइड करती है कि जो डोम है वो, मतलब जब हम लोग ये निकाल लेंगे कि जो इंड्स हैं उनका थीटा कितना है वर्टिकल डायरेक्शन से, तो हम ये बता पाएंगे कि जो पूरा डोम डिज़ाइन हो रहा है वो कंप्रेशन के लिए डिज़ाइन हो रहा है या कंप्रेशन प्लस टेंशन के लिए डिज़ाइन हो रहा है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू निकालने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि कहीं वो वैल्यू जो है वो जहाँ पर 0 वैल्यू मिल रही है h की, उससे ज़्यादा तो नहीं है। जब उससे ज़्यादा है तो मतलब उसके बाद जो है वो हूप टेंशन हो जाता है, तो उसकी डायरेक्शन रेनफोर्समेंट की जो फेज़ है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं h की वैल्यू 0 रखकर थीटा की क्या वैल्यू मिली। तो हमने देखी h की वैल्यू 0 रखी और थीटा की जो वैल्यू हमें मिली वो क्या मिली, ये 51 डिग्री 49 मिनट 12 सेकेंड ये वैल्यू मिली। तो अगर वैल्यू थीटा का वैल्यू अगर वो इससे 41 डिग्री 49 मिनट इससे ज़्यादा आता है तो इट मीन्स क्या है कि उसमें हूप टेंशन क्रिएट हो रहा है, और अगर कम आता है तो मतलब पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ हूप कंप्रेशन है और हमें रेनफोर्समेंट एक ही साइड देनी है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों के लिए। अब आप लोग देखते हैं इसका, हम लोग रूल्स रेगुलेशन देख लेते हैं कि अब ये जो डोम डिज़ाइन हो रहा है वो कैसे डिज़ाइन हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डोम का एक थिकनेस एज्यूम करते हैं। ये जो थिकनेस हमने एज्यूम की है, मान लीजिए यहाँ पर 100 mm के आसपास एज्यूम करते हैं हम लोग, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो 150 भी एज्यूम कर सकते हैं। मेनली अभी हम लोग यहाँ को इसको T1 से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने थिकनेस एज्यूम कर ली है, लेकिन बाद में इस थिकनेस को हम लोग चेक भी करते हैं। कैसे चेक करेंगे वो हम लोग देख लेंगे, लेकिन चेकिंग के बाद अगर ये T1 जो है वो कम पाया जाता है तो हमें फिर से लौट के इधर से T1 को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, राइज ऑफ द डोम क्या होता है ये देख लीजिए। ये जहाँ से डोम ख़त्म हो रहा है, ये पार्ट जो है जहाँ से डोम ख़त्म हो रहा होता है, उसके बेस से लेकर जो मैक्सिमम जो हाइट वाला जो पॉइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं राइज ऑफ द डोम। नियर अबाउट ये वैल्यू हम लोग डिज़ाइनिंग में 2 मीटर लेके काम करते हैं। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है किसको, थीटा एंगल को। मान लीजिए हमने थीटा एंगल ये 2 मीटर रख के हमने थीटा एंगल निकाला और वो थीटा एंगल जो है वो जो 51 डिग्री था, उधर ये जो वैल्यू आया था इधर ये 51 डिग्री 49 सेकेंड इस 49 मिनट, अगर इससे कम आ जाता है तब तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू जो है वो इससे ज़्यादा आती है तो मतलब हूप टेंशन आने लगेगा। लेकिन कंप्रेशन के लिए डिज़ाइन करना ज़्यादा इजी होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये बात श्योर करते हैं किससे, ये एच यानी ये राइज़ की वैल्यू से बात श्योर करते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो 49 मतलब ये जो वैल्यू है इससे 51 डिग्री 49 मिनट से कम ही रहे। मतलब कि मान लीजिए हमने राइज ऑफ डोम जो है 2 मीटर लिया और जो थीटा है वो ज़्यादा आ गया, तो हमें करना क्या होता है कि हमें राइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना होता है। जब राइज़ हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो अल्टीमेटली ये क्या होता है ना कि ये जो है वो रेडियस को इफ़ेक्ट करता है। जब रेडियस को इफ़ेक्ट करेगा तो सीधी बात है कि ये थीटा भी इफ़ेक्ट हो जाएगा। रेडियस इफ़ेक्ट होगा तो थीटा भी इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो ये जो राइज़ ऑफ द डोम है ये कवर करता है थीटा की वैल्यू को। तो थीटा की वैल्यू हम इस तरह रखते हैं कि वो 51 डिग्री 49 मिनट से कम ही रहे। थिकनेस जो है, थिकनेस ऑफ द डोम जो है वो क्या कवर करता है वो अभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, लाइव लोड जो है वो हम लोग मेनली जो है 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बीच कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, अगर कोई वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो। लेकिन अगर कोई वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है लाइव लोड की, डोम के ऊपर लाइव लोड की, तो हम वही वैल्यू लेके काम करते हैं। ठीक है, राइज ऑफ द डोम हो गया, थिकनेस ऑफ द डोम हो गया, लाइव लोड हो गया। अब नेक्स्ट है कि हमें रेडियस कैलकुलेट करना है, R1 कैलकुलेट करना है। तो रेडियस जो है आप लोगों को, ये बहुत छोटा सा रूल है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। वो क्या है, जैसे अगर ये सर्कल है, इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, सपोज ऐसे ये दो हैं, इनकी वैल्यू सपोज़ x है, इसकी वैल्यू जो है वो y है, ये पूरा जो है इसका डाया है। अब सपोज़ ये जो है ये z है, तो होता क्या है x इंटू वाई
इक्वल टू ये वाली वैल्यू, मतलब कि d माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाई जेड, ये होता है ना, ये वैल्यू आपने 10th में ये कुछ प्रमेय होती हैं वो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए d/2 मल्टीप्लाइड बाई d/2, यहाँ पे जो d यूज़ है वो क्या है, वो डाया ऑफ द टैंक है, ना कि डाया ऑफ द डोम। हमें रेडियस ही तो हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो d यूज़ है वो डाया ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन यानी डाया ऑफ द टैंक है। तो d/2 मल्टीप्लाइड बाई d/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये यहाँ से इसका ये मान लीजिए सपोज यहाँ पर दूसरा एंड जो है ऐसे करने के बाद दूसरा एंड यहाँ आया, तो ये वैल्यू जो है पूरा आ गई है 2 टाइम्स ऑफ r1। यहाँ पे जो r1 यूज़ है वो क्या है, रेडियस ऑफ डोम है। 2 टाइम्स ऑफ r1 मतलब कि डाया ऑफ द डोम माइनस ये जो हाइट है, जो हमने राइज दिया हुआ है ये हाइट है, मल्टीप्लाइड बाई यही वैल्यू, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हमने क्या किया, हम r1 निकाल लेंगे। r1 पता चल जाएगा तो मतलब हमें रेडियस ऑफ द डोम पता चल जाएगा। अब हमें रेडियस ऑफ द डोम पता चल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल लोड कैलकुलेट करेंगे। टोटल लोड में क्या हो जाएगा, एक तो एक जो कंपोनेंट होगा वो लाइव लोड होगा, जो कि ऑलरेडी या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या तो आप 1.5 से 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर अपनी ओर से कुछ एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो सेल्फ वेट ऑफ द डोम निकालना होगा। तो देखिए पूरे क्रॉस सेक्शनल पूरा सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट ऑफ आरसीसी ये हम लोग यूज़ करेंगे। अब ये कैसे आया तो पता ही है ना, टोटल वॉल्यूम में से डिवाइड बाई सरफेस एरिया कर देना है, तो सीधी बात है क्या बचेगा, हाइट ही बचेगा। तो हाइट मल्टीप्लाइड बाई आरसीसी के लिए यूनिट वेट। अब टोटल जो कि 25 होता है, टोटल लोड जो है वो इन दोनों का समेशन होगा, सेल्फ वेट ऑफ द डोम एंड लाइव लोड इन दोनों का समेशन होगा। एक बार हमें टोटल लोड पता चल गया तो यही जो है स्मॉल w से इंडिकेट करते हैं, यही टोटल लोड जो है वो स्मॉल w से इंडिकेट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें वैल्यू जो है वो क्या चाहिए, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा की वैल्यू चाहिए तो यानी हमें r1 तो पता चल गया है और हमें क्या है अभी d/2 भी पता है, तो हम साइन थीटा की वैल्यू से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इस थीटा की वैल्यू को हमें चेक करना होगा किससे, 51 डिग्री 40 सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग देखिए सही कर लीजिएगा। 41 डिग्री 49 मिनट, इसको सही कर लीजिएगा, 49 डिग्री 49 मिनट होगा, ठीक है। तो 41 डिग्री 49 मिनट ये वैल्यू है, इससे हम लोग चेक करेंगे। अगर ये वैल्यू जो थीटा की जो वैल्यू आई है वो इस वैल्यू से कम है तब तो ठीक है, हमारे उसमें क्या होगा, पूरा कंप्रेशन होगा, तो हम लोग हुक कंप्रेशन बाद में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर अगर ये सोचिए कि अगर ये वैल्यू थीटा की वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से ज़्यादा आ जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एच की वैल्यू को बढ़ाएंगे। हम लोग एच की वैल्यू को बढ़ाएंगे, हम लोग नया आर कैलकुलेट करेंगे, नया साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बाकी टोटल लोड में तो कोई इफेक्ट ऐसे भी नहीं पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू इस तरह हम लोग थीटा मतलब एच की वैल्यू इस तरह ली जाती है कि थीटा की वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से कम रहे हमेशा। ये तो हुआ एच का यूज़। अब जो है ये जो हमने थिकनेस लिया हुआ है तो थिकनेस को भी हम लोग बाद में चेक करेंगे। तो एच की वैल्यू तो आपको पता चल गई, समझ में आ गई कैसे लेना है। नेक्स्ट जो है वो हमें क्या करना है, मेरिडोनल थ्रस्ट निकालना है। मेरिडोनियल थ्रस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है WR1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1। इसमें से सभी चीज़ें आपको पता है मेरे ख्याल से। स्मॉल w जो है वो टोटल लोड है जो अभी ये कैलकुलेट हुआ है, ये देखिए ये सामने दिख रहा है आपको टोटल लोड, ये स्मॉल w है। R1 क्या है, रेडियस ऑफ डोम है। थीटा 1 क्या है, थीटा 1 देखिए ये है थीटा 1, ये थीटा 1 है ये, ठीक है। तो ये थीटा 1 हो जाएगा, ठीक। तो मेरिडोनियल थ्रस्ट हो गया। अब मेरिडोनियल स्ट्रेस निकालना है तो डिवाइड बाई थिकनेस ऑफ द डोम, ये 1 मीटर के लिए किया जा रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस यही होगा, तो थिकनेस ऑफ द डोम से डिवाइड कर देंगे तो मेरिडोनियल स्ट्रेस हमें मिल जाएगा। अब ये जो मेरिडोनियल स्ट्रेस है ये आपका सिग्मा CT से कम होना चाहिए, तभी हमारा सेफ़ कंडीशन होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ ये वैल्यू T की वैल्यू चेक की जाती है, ठीक है। अगर ये वैल्यू ये जो मेरिडोनियल स्ट्रेस आया ये सिग्मा CT से ज़्यादा आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, थिकनेस ऑफ द डोम को बढ़ाते हैं।
इसका मतलब ये है कि थिकनेस जो हमने एज्यूम की है वो सही नहीं है, तो थिकनेस हम लोग बढ़ाते हैं। मतलब कुल मिला के हमें इस तरह से थिकनेस लेनी होती है कि वो जो मेरिडोनियल स्ट्रेस जो आता है वो सिग्मा CT से कम आना चाहिए। सेकेंड जो वैल्यू है वो हुप कंप्रेशन। कंप्रेशन का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, WR1 cos स्क्वायर θ1 प्लस cos θ1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस cos θ1। θ1 की वैल्यू फिक्स हो चुकी है। R1 रेडियस ऑफ डोम है, स्मॉल w जो है वो टोटल वेट है, रियल के फॉर्म में, प्रेशर के फॉर्म में है। उसके बाद हम लोग हुप स्ट्रेस निकालेंगे हुप कंप्रेशन में थिकनेस ऑफ द डोम से डिवाइड करके, तो ये भी वैल्यू आपकी सिग्मा CT से कम आनी चाहिए, तब ये सेफ हो गया। अगर नहीं आती है तो थिकनेस ऑफ द डोम को हमें बढ़ाना होता है, इतना बढ़ाना होता है कि ये वैल्यू सिग्मा CT के बराबर या उससे कम आ जाए। ठीक है, तो मतलब हमने T एज्यूम किया था और हमने राइज ऑफ द डोम एज्यूम किया था। तो इस तरह एज्यूम किए जाते हैं कि मेरिडोनियल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस दोनों सिग्मा CT से कम हो और थीटा की वैल्यू 51 डिग्री 49 मिनट से कम हो। ठीक, अब चूँकि स्ट्रेसेस भी परमिसिबल लिमिट के अंदर हैं और जो है थीटा भी पूरा कंप्रेशन शो कर रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं दोनों डायरेक्शन में, सरकमफ्रेंशियल डायरेक्शन में और मेरिडोनियल डायरेक्शन में। मेरिडोनियल डायरेक्शन में कहने का मतलब क्या है कि सपोज़ अगर ये डोम है तो सरकमफ्रेंशियल मतलब ऐसे ऐसे रेनफोर्समेंट दिया जाएगा और मेरिडोनियल का मतलब है ऐसे ऐसे रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट दिया जाता है। ठीक है, बाकी ये भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो टॉप डोम है वो मेम्ब्रेन एनालिसिस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये एज्यूम किया जाता है कि डोम जो है वो टैंक की वॉल से इंडिपेंडेंट है, वो सभी जगह हम लोग मेम्ब्रेन एनालिसिस ही करेंगे। इस केस में क्या होता है, जो डोम है वो मेरिडोनियल एंड हुप फोर्सेस इसमें लगे होते हैं। जो डोम है उसमें लाइव लोड हम लोग 1.5 से 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए मानते हैं और सेल्फ लोड इन दोनों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जो डोम है उसमें जो रेनफोर्समेंट होती है वो दोनों डायरेक्शंस में यानी मेरिडोनियल और सरकमफ्रेंशियल डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है। तो करना क्या होता है, बहुत ही सिंपल है डोम की डिज़ाइनिंग। अभी तो आप लोग डोम पूरा सीख रहे थे तो आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा, लेकिन ऐसे डोम बहुत ईजी होता है। क्या करना होता है, हमें थिकनेस एज्यूम करना होता है और हमें राइज ऑफ द डोम एज्यूम करना होता है। हमें मेरिडोनियल स्ट्रेस निकालना होता है और चेक करना होता है कि मेरिडोनियल स्ट्रेस जो है वो आपका सिग्मा CT से कम हो। इसके अलावा हमें चेक करना होता है कि हुप टेंशन भी हमारा सिग्मा CT से कम हो। ये दो चीज़ें इस चीज़ को कवर करनी होती हैं और ये इस तरह ये कवर कौन करता है, ये थिकनेस ऑफ द डोम और राइज ऑफ द डोम, ये दोनों चीज़ें कवर करती हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों हमारी कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट दोनों डायरेक्शंस में दे देते हैं। बस डोम डिज़ाइन हो गया। डोम की डिज़ाइनिंग बहुत ईजी होती है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका रिंग बीम की डिज़ाइनिंग है। रिंग बीम की डिज़ाइनिंग है तो अब हमें रिंग बीम की डिज़ाइनिंग सीखनी होगी। जो रिंग बीम होता है उसमें क्या होता है, मेनली हुप टेंशन होता है। हुप टेंशन होता है मतलब रेडियल आउटर डायरेक्शन में। और जो आपने देखा होगा ना, जो अब ये जो आया ये जो आपका जो डोम था, इसी डोम के रेडियली आगे की ओर ये जो फोर्स लग रहा था वो क्या था, मेरिडोनियल स्ट्रेस था ना। तो ये जो मेरिडोनियल फोर्स यानी ये जो T1 आया मेरिडोनियल फोर्स, इसमें देखिए इसमें दो केसेस हैं। अगर ये ऐसा हो के ये कुछ ऐसा मतलब ये 90 डिग्री पे ऐसे नीचे की ओर आता तब इसका कोई भी कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं आता। मतलब कि ये जो रिंग बीम यहाँ पे लगेगी इसमें कोई भी हुप टेंशन नहीं होता। लेकिन अभी जो केस है उसमें जो है वो किसी पर्टिकुलर θ1 एंगल पर है, मतलब θ1 एंगल पे है, मतलब इसका एक कंपोनेंट इधर की साइड लगेगा। मतलब कितना लगेगा, T1 cos θ1। ये पार्ट जो है वो इस रिंग बीम के लिए ये मतलब ये हुप नहीं मेरिडोनियल स्ट्रेस का ये पार्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो पार्ट होगा वो क्या होगा, हुप टेंशन की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, हुप टेंशन या कंप्रेशन निकालते हैं। यहाँ पे तो हुप टेंशन ही होगा। T1 cos θ1 मल्टीप्लाइड बाई T1 cos θ1 मतलब ये कंपोनेंट जो इधर की साइड लग रहा है। अब इसमें D/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे D क्या है, डाया ऑफ द टैंक है, तो D/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हुप टेंशन मिल जाएगा। अब हुप टेंशन से अगर हमें स्टील क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील निकालना है तो सिग्मा ST से डिवाइड कर देंगे तो हमें स्टील मिल जाएगा।
अब ये जो रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड कहाँ पर किया जाएगा, तो देखिए ये देख लीजिए ज़रा आप लोग, जैसे ये डोम है और यहाँ पर हमने ये रिंग बीम दिया हुआ है, यहाँ पर हमने रिंग बीम दिया हुआ है। तो रिंग बीम में ये इस तरह रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, ये जो है ये इस तरह रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी 6 बीम है, 6 है तो 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। मैं बार बार इसको रिंग बीम बोल रही हूँ, मतलब अब इसमें हम लोग सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के फॉर्म में आंसर ना देकर हम लोग नंबर ऑफ़ बार के फॉर्म में आंसर देंगे रिंग बीम में, ठीक है। तो रिंग बीम में हम लोगों को ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि नंबर ऑफ़ बार्स कितनी प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, वो क्या नंबर ऑफ़ बार्स जो है वो 5 आ गई हैं, तो सीधी बात है कि सिमेट्रिकल बनाने के लिए हमें 5 तो नहीं देंगे, हम 6 देंगे। या सिमेट्रिकल बनाने के लिए मान लीजिए 5th बार जो है वो मिडिल में दी जाएगी, बाकी 4 जो हैं चारों कॉर्नर पे दी जाएंगी। कुछ इस तरह आपको ध्यान देना होगा, जो आपने बीम में सीखा हुआ है पूरा वो चीज़ यहाँ पर यूज़ होगी, ठीक है। अभी आपने रेनफोर्समेंट तो निकाल दिया, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन कितना होगा, बीम का क्रॉस सेक्शन कितना होगा, ये अभी तक आपने नहीं निकाला है। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग पहले भी सीख चुके हैं। इसमें कि ये क्या है, T1 क्या है, T1 जो है हमारा वही जो मेडोनियल स्ट्रेस, मेडोनियल फोर्स जो था वही है T1। मेडोनियल फोर्स क्या एक्चुअल में देखा जाए तो ये है, यहाँ पर ये जो T1 आपको दिख रहा है वो इस प्रेजेंटली जो रिंग बीम है उसमें हुक टेंशन कितना है, यानी T1 की वैल्यू जो ये जो T1 आपको दिख रहा है सामने, T1 की वैल्यू यहाँ से इतना होगा। T1 का वैल्यू मतलब इतना, T1 cos थीटा इंटू D/2, ये हुक टेंशन और कंप्रेशन, ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर यूज़ होगी। अब अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसे आप T वैल्यू बोल दीजिए, ठीक है। बहरहाल ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये जो T1 लिखा हुआ है ये क्या है, हुक टेंशन इन सर्कुलर बीम, ठीक है। तो हुक टेंशन कैसे निकलेगा, इस सर्कुलर बीम में T1 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई D/2 से, ठीक है। तो ये तो वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। सिग्मा CT की वैल्यू भी आपको पता है, एम आपने इनिशियल निकाला हुआ है, AST आपने अभी भी कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो AST प्रोवाइडेड निकाल लेंगे हम लोग, कैसे निकालते हैं आपको पता है। AST प्रोवाइडेड हो गया, फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, A1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो A1 की वैल्यू जो आपको मिलेगी उसमें आपको सपोज़ मान लीजिए आपको क्या मिला, आपको मिला 50 वैल्यू मिली, 50 मीटर स्क्वायर कुछ ऐसा मिला, सही वैल्यू तो नहीं आई है, 50 मीटर स्क्वायर कोई वैल्यू आपको मिली। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी रेक्टेंगुलर सेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो ये 10 और ये 5 ऐसा सेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 25 2 का सेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा सेक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद क्या होगा, आपका ये जो है रिंग बीम भी डिज़ाइन हो जाएगा। तो रिंग बीम की डिज़ाइनिंग भी बहुत इजी है। करना क्या है, सबसे पहले हमें थीटा पता होना चाहिए और टी पता होना चाहिए। टी क्या है, मेरीडोनियल स्ट्रेस, जो कि किधर से आ रहा है, डोम से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसका कौन सा पार्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, T1 cos थीटा 1 जाएगा, T1 cos थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई D/2, ये हमारा हुक टेंशन हो जाएगा। किसके लिए, रिंग बीम के लिए। अब रिंग बीम के लिए इस टेंशन को बियर करने के लिए कितना AST चाहिए, तो इसी T को सिग्मा ST से डिवाइड कर देंगे तो हमें AST मिल जाएगा। फिर AST से हम लोग नंबर ऑफ़ बार्स निकालेंगे और इसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, हमने डोम डिज़ाइन कर लिया, हमने रिंग बीम डिज़ाइन कर लिया। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है हमारा, ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला जो वर्टिकल वॉल्स हैं इन्हें हमें डिज़ाइन करना होता है। तो इसकी डिज़ाइनिंग सेम वैसे ही होती है जैसे कि टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड के सर्कुलर सेक्शन पे मैंने सेकेंड केस जो कि फिक्स्ड बेस पे फिक्स्ड था, मोनोलिथिक था, वो वाला केस आपको बताया था, ठीक है। तो वो ऐसे तो ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार फिर से देख लीजिए। उसमें क्या होता था, सबसे पहले सपोज कैपिटल H जो है वो हाइट ऑफ टैंक है। हाइट ऑफ टैंक मतलब ये जो सर्कुलर वाला जो सेक्शन है, डोम वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान में रखिए। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर वॉल्यूम ऑफ द टैंक की बात हो रही है तो जो सिर्फ सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है, सिर्फ वही आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो
आपको क्या है, हाइट ऑफ टैंक पता है, हाइट ऑफ टैंक पता है तो आप लोग स्मॉल एच कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल एच जो है वो क्या होता है, h/3 या फिर 1 मीटर, दोनों में से जो ज़्यादा वैल्यू हो उसे हम लोग स्मॉल एच ले लेते हैं। इस स्मॉल एच में जो है ये कैंटिलीवर की तरह बिहेव करता है, तो कैंटिलीवर के लिए निकालेंगे तो बेस पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बेस पे प्रेशर हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू d/2। गामा डब्ल्यू इंटू d/2 जो है वो बेस से प्रेशर हो गया। इस प्रेशर के लिए जितना कैंटिलीवर इफेक्ट, स्मॉल एच हाइट पे कैंटिलीवर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए जितना मोमेंट चाहिए वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू स्मॉल एच हाइट इंटू h/3। इस मोमेंट को बियर करने के लिए हमें कितना d चाहिए वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए m आपको पता है और आपने पहले ही कैलकुलेट किया है, b = 1 मीटर होगा, d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इस d की वैल्यू ये जो है ये थिकनेस ऑफ दी वॉल डिसाइड हो रहा है, और इसमें हम लोग इफेक्टिव कवर जो है वो 30 mm इफेक्टिव कवर ले रहे हैं। तो टोटल जो थिकनेस आ जाएगा वो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसी मोमेंट को बियर करने के लिए हमें जो AST चाहिए वो AST कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम क्या इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, m/σ ST × J × D। ये वैल्यू अगेन वही पूरी कहानी कि AST मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए। अब आप एक डाया सिलेक्ट करेंगे, स्पेसिंग इसमें प्रोवाइड करेंगे, और ये जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो स्पेसिंग के रूल को फॉलो करनी चाहिए। किसी भी हालत में ये थिकनेस ऑफ द वॉल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्पेसिंग, ठीक है, या फिर 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग को क्या करना होता है, ये जो रेनफोर्समेंट आएगा ये वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हुप टेंशन निकालना होता है, कहाँ पर, H माइनस स्मॉल h हाइट पे निकालना होता है। तो मतलब ये कहाँ पर होगा वो आप लोग देख लीजिए। सपोज ये टैंक है तो ये स्मॉल h हाइट है, तो और ये क्या है, H माइनस स्मॉल h बचा, तो इस जगह पर कितना बेस पे कितना प्रेशर आएगा वो हमें निकालना होता है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा डब्ल्यू इंटू H माइनस स्मॉल h इंटू d/2। ये डायरेक्ट टेंशन क्रिएट हो जाएगा। अब डायरेक्ट टेंशन को बियर करने के लिए कितना AST चाहिए, तो इसी टेंशन में डिवाइड बाई सिग्मा ST कर देंगे तो हमें AST मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, AST मिनिमम से इसको भी चेक करेंगे, AST मिनिमम से इसे ज़्यादा ही होना चाहिए। डाया सिलेक्ट करेंगे, स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे, और स्पेसिंग के लिए भी जो चेकिंग होती है वो हम लोग करेंगे। अब ये जो रेनफोर्समेंट दिया जाएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे सर्कुलर वॉल आपको दी जाएंगे। अब अगर एक चीज़ आपने देखी हो तो कहीं भी हमने इसमें प्लस माइनस की बात नहीं, ये पहले भी ये तो आप लोग देख चुके हैं कि ये सिंगल फेज में इसमें रेनफोर्समेंट दी जाएगी, ठीक। जो नेक्स्ट स्टेप आता है इस तरीके के टैंक में वो क्या होता है, बेस स्लैब की डिज़ाइनिंग होती है। बेस स्लैब की डिज़ाइनिंग के बाद आपको फर्दर कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब बेस स्लैब की डिज़ाइनिंग में पहले तो आप लोग क्या करते थे कि मिनिमम रेनफोर्समेंट और उसमें प्रोवाइड कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है कि बेस स्लैब जो है उसके नीचे डायरेक्टली जो अर्थ जो है वो नहीं है, तो अब हमें इसमें कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। हम लोग वाटर के इफ़ेक्ट को लेते हैं, तो वाटर की वजह से जो प्रेशर होगा बेस पर वो कितना हो जाएगा, गामा डब्ल्यू यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई टोटल हाइट ऑफ टैंक, यानी सिलेंड्रिकल पोर्शन वाला जो हाइट है, हाइट ऑफ द टैंक। अब हम लोग थिकनेस ऑफ द स्लैब जो है वो एज्यूम कर लेते हैं D। बाद में इस थिकनेस को हम लोग चेक भी करेंगे। तो एक तो ये प्रेशर होगा वाटर की वजह से, और दूसरा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इसी स्लैब का जो बेस स्लैब है उसका सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट मतलब कि थिकनेस ऑफ द स्लैब मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट ऑफ RCC यानी 25 kN/m²। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें स्मॉल w की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब टोटल प्रेशर बेस पे कितना आ रहा है वो हमें मिल जाएगा। अब ये जो सर्कुलर जो स्लैब है उसका क्रॉस सेक्शन कैसे है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर स्लैब की डिज़ाइनिंग डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर 1 में आप लोग पढ़ चुके हैं। 2A स्लैब के बाद पढ़ाया जाता है इसको। तो सर्कुलर स्लैब सेम वैसे ही डिज़ाइन होगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है सर्कुलर स्लैब की डिज़ाइनिंग उस समय तो भी अभी आप देख लो, बहुत इजी है, इतना कुछ कठिन बात नहीं होता है इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट निकालने होते हैं। तो एडजेस पे और कॉर्नर्स पे दोनों पे अलग अलग होते हैं। तो
तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, प्लस का स्मॉल w इंटू आर स्क्वायर बाई 16। इसमें जो स्मॉल w है वो ये है टोटल प्रेशर जो अभी आपने कैलकुलेट किया है, और ये जो r है वो क्या है, डाया ऑफ द टैंक डिवाइड बाई 2, मतलब ये जो सर्कुलर पोर्शन होता है उसका डाया डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू यानी m1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव है। अब एडजेस पे m2 जो है वो 0 होगा। ये जो बात चल रही थी वो सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट की थी। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो क्या है, रेडियल मूवमेंट। रेडियल मूवमेंट जो है वो सेंटर पे इस फॉर्मूले से डिफाइन होगा। इसमें से W और R जो है वो आपको पता ही है क्या है, डिवाइड बाई 16 पॉजिटिव वैल्यू है। एडजेस पे जो वैल्यू होगी वो निगेटिव वैल्यू होगी, माइनस का 2/16 इंटू WR स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये 4 मूवमेंट जो है वो निकाल लेने हैं। अब इन चारों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी m की वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, उसी m के लिए हमें थिकनेस जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो r भी आपको पता है, b जो है वो 1 मीटर के लिए हमने क्या किया, हमें थिकनेस निकाल लेना होता है। फिर हम लोग इसमें इफेक्टिव कवर ऐड करते हैं और टोटल थिकनेस निकालते हैं। यहाँ पर हमें फिर से चेक करना पड़ता है कि जो यहाँ पर टोटल थिकनेस कैलकुलेट करने पर आई है ये वैल्यू कम होनी चाहिए, जो हमने एज्यूम किया था थिकनेस उससे जो है ये वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, अभी एक और चीज़ बीच में, यहाँ पर अगर d जो है वो सेफ़ है तब तो ठीक है, नहीं सेफ़ है तो फिर से हमें d को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना होगा और फिर से स्मॉल w की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें क्या करना होता है, रेडियल शियर फोर्स भी रेडियल शियर फोर्स कितना लगने वाला है सर्कुलर स्लैब में वो भी निकाल लेना होता है, और वो कितना होता है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल w इंटू आर। मतलब कुल मिला के हमें कितनी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, 5 चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, 4 मोमेंट और एक रेडियल शियर फोर्स। तो इन चारों में से जो मैक्सिमम मोमेंट है उसके लिए हमने d की वैल्यू के लिए जो है सेफ वैल्यू भी निकाल ली। अब हमें क्या करना है, इन चारों मोमेंट और ये शियर फोर्स इन सभी के लिए रेनफोर्समेंट देना है। तो देखिए एडजेस में रेनफोर्समेंट सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट के लिए, ऐसे तो एडजेस में जो मूवमेंट है वो 0 है, मतलब स्टील की रिक्वायरमेंट भी 0 होगी। ओके, ये वैल्यू जो देखिए सर्कमफ्रेंशियल के लिए सेंटर पे ये जो वैल्यू है ये और ये वैल्यू जो है, ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, लेकिन इनके लिए जो रेनफोर्समेंट है वो अलग अलग जगह पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो है वैल्यू, ये इस वैल्यू के लिए WR स्क्वायर बाई 16, इस वैल्यू के लिए जो रेनफोर्समेंट है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए है, और जो भी AST कैलकुलेट होगा वो इससे कैलकुलेट हो जाएगा। AST मिनिमम के लिए उसको चेक करेंगे, डाया सेलेक्ट करेंगे, स्पेसिंग सेलेक्ट करेंगे, स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो स्पेसिंग के क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही है कि नहीं। और इनके लिए जो रेनफोर्समेंट दिया जाता है ये क्या होता है, ये बॉटम फेज़ में दिया जाता है, क्योंकि पॉजिटिव वाला है ना, तो पॉजिटिव है और वाटर की वजह से हो रहा है। मतलब कि सपोज़ ये थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब है, इधर साइड में वाटर है और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आया, मतलब इधर साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अब आपको ध्यान हो तो एक जो है वो मूवमेंट किधर की साइड के लिए लिया था हमने, एक हमने रेडियल डायरेक्शन के लिए लिया था और एक हमने किधर के लिए लिया था, सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन के लिए लिया था। ठीक है, तो हम लोग रेनफोर्समेंट जो है वो दोनों फेजेज़ में प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इतना ही सेम रेनफोर्समेंट बेस के लिए सेम रेनफोर्समेंट दोनों डायरेक्शन में हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप बचा, जो नेक्स्ट मूवमेंट बचा, इसके लिए तो 0 ही हो जाएगा। ये एक निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए बचा, ये इसके लिए AST कितना चाहिए, अभी भी रूल्स तो वही हैं, M4 डिवाइड बाई सिग्मा ST इंटू J इंटू D। इसके लिए भी हम लोग AST मिनिमम के लिए चेक करेंगे, ST मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए, और डाया सिलेक्ट करेंगे, स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे। ये जो रेनफोर्समेंट आया है ये हम लोग कहाँ कैसे प्रोवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे, अपर फेज़ में प्रोवाइड करेंगे, निगेटिव था ना तो अपर फेज़ में प्रोवाइड करेंगे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे, रेडियल डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ध्यान हो तो हमने बॉटम फेज़ के लिए दोनों डायरेक्शंस में हमने रेनफोर्समेंट दे दी हैं। अपर फेज़ के लिए हमने मतलब आउटर फेज़ जो है उसके लिए हमने रेडियल डायरेक्शन में तो रेनफोर्समेंट दे दिया, लेकिन ये सर्कुलर फेज़ जो सर्कुलर है उनको कोई रेनफोर्समेंट नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर मोमेंट हो गया 0। लेकिन फिर भी ये जो हमने रेनफोर्समेंट रेडियल डायरेक्शन में डाली है, इनको होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ रेनफोर्समेंट जो है वो सर्कल फॉर्म में अपर फेज़ में भी डाल देते हैं। वो आप लोगों को जब इसका एग्जाम्पल कराया जाएगा, मतलब रिंग फॉर्म में भी हम लोग
प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये आप लोग उस पर देखेंगे। अब नेक्स्ट जो होता है, जो हमने शियर फोर्स निकाला था उसके लिए रेनफोर्समेंट देना होता है। तो उस शियर फोर्स से पहले तो हम लोग शियर स्ट्रेस निकालेंगे, मतलब टाउ वी की वैल्यू निकालेंगे, टाउ वी इक्वल टू वी बाई बी डी। अब इस बी डी के लिए फिर इसके बाद हमने टाउ वी कैलकुलेट किया। अब टाउ सी कैलकुलेट करते हैं। टाउ सी के लिए हमें क्या चाहिए, टाउ सी के लिए हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए हमने ये जो फॉर्मूला यूज़ किया, ये एस टी प्रोवाइडेड डिवाइड बाई बी इंटू डी। और एक बार परसेंटेज ऑफ स्टील हमें पता चल गया तो ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट का ग्रेड, उससे हम लोग क्या करेंगे, टाउ सी की वैल्यू आईआरसी कोड से निकालेंगे और फिर हम लोग चेकिंग करेंगे कि क्या टाउ वी की वैल्यू जो है वो टाउ सी से ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई रेनफोर्समेंट नहीं देनी है। अदरवाइज़ जो रूल्स रेगुलेशंस स्लैब के लिए चलते थे वही रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे भी हम लोग देंगे। या आप चाहें तो थिकनेस को भी बढ़ा सकते हैं। जब आप लोग थिकनेस को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उससे भी हमारा टाउ वी का वैल्यू जो है वो कम हो जाता है। दोनों केसेस हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो हमें डिटेलिंग डायग्राम करना होता है, पूरी रेनफोर्समेंट को शो कर देना होता है, जो रेनफोर्समेंट हमने अभी कैलकुलेट। हम लोग नेक्स्ट इसमें हम लोग सीखेंगे, ये जो था वो पूरा हमने डिज़ाइनिंग स्टेप सीखा है पूरे टैंक के लिए। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।